हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर की बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। आज ही के दिन संविधान में हिंदी को राज्य की भाषा के रूप में ऐड किया गया था। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज के दिन की वीडियो में हम लोग आज की करंट अफेयर को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और रिवीजन भी करेंगे कल का। साथ ही साथ आज बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट रिवीजन वाले लिए गए हैं, तो आज वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। शुरू करते हैं रिवीजन से। कल का हम लोग रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आईमैक कहा जाता है, इसमें घोषणा की गई। इसमें चाइना को नहीं शामिल किया गया था, ऑप्शन में दिया गया था, उसमें चाइना जो है वो करेक्ट था। किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को। आईसीआईसीआई बैंक के एक बार फिर से एमडी और सीईओ बन गए हैं संदीप बख्शी। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी महिलाओं के लिए कलनेगर मगलीर उरिमन थोराई टिट्टम नाम की मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। और अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में टॉप पर रहा है केरल। और अभी मिली जानकारी के अनुसार पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट का नाम अब बदल करके जयप्रकाश नारायण भवन किया जाएगा। और ब्रिटेन ने हरित जलवायु कोष के लिए $2 बिलियन, कितना, $2 अरब यूएस डॉलर जो है, इसकी प्रतिबद्धता जताई है इसको देने के लिए। सैफ अंडर 16 चैंपियन बन गया है भारत। और सॉफ्टवेयर डेवलपर डानिश ऑस्टिन का निधन हो गया है। इन्होंने पावर पॉइंट का निर्माण किया था, डेवलप किया था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ आपको दी जाती है। आप जाकर के प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और जरूरी बात, कल से दोस्तों शुरू हो गई है रिवीजन वाली क्लास। जनवरी से लेकर के सितंबर तक का लाइव क्लास रिवीजन करवाया जा रहा है आपका करंट अफेयर का। शाम को जुड़िए 6 बजे आप लोग और लाइव क्लास में रिवीजन करिए, ठीक है ना। जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, मान लीजिए इन केस 6 बजे, तो वो बाद में भी देख सकते हैं। और कल की जो एपिसोड है उसको सभी लोग जाकर के देखिए। जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है आपका, ठीक है। जनवरी से लेकर के अब तक का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो भारत और ब्रिटेन ने अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। भारत की वित्त मंत्री आपको दिख रही हैं यहाँ पर, निर्मला सीतारमण जी। और ब्रिटेन की तरफ से इधर जेरेमी हंट आए हुए थे। तो इंडिया और यूके के बीच में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग अभी आयोजित हुआ। और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि इंडिया और यूके मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज स्थापित करेंगे, यानी UKIIFB, जिसे कहते हैं यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, इसकी स्थापना की गई है। अब ये क्या होगा? तो देखो, ये जो फाइनेंसिंग ब्रिज है एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगा। यानी कोई भी बुनियादी ढांचा अगर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्ड किया जाएगा, तो उसमें यूके और इंडिया मिल करके उसमें सहयोग करेंगे, उसमें फंड करेंगे, और जिससे इंडिया और यूके के बीच में एक प्रकार से रिश्ते भी मजबूत हों और उनका शेयर भी रहे वहां पर, जिससे ये दोनों देश जो है वो मिल करके प्रॉफिट आगे चल करके बना सकें, इकोनॉमी अपनी मजबूत कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंडिया डेवलप कर ही रहा है बहुत तेजी के साथ, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती वाली अर्थव्यवस्था है। तो इंडिया बढ़ेगा तो इनका भी निवेश है, तो ये भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। क्लियर? अब रिवीजन की अगर बात करें तो दोस्तों, अभी ब्रिटेन कल भी चर्चे में आया था। अभी रिवीजन पॉइंट में भी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन जो है ये हरित जलवायु कोष में $2 बिलियन, कितना, $2 बिलियन का निवेश करने जा रहा है, ठीक है। ये ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन को अगर आप देखना चाहोगे मैप में, यहां पर आपको दिखेगा कुछ, देखो इसको आप समझिएगा अच्छे तरीके से। ये ब्रिटिश आइसल्स है ना, ब्रिटिश आइसल्स। यूरोप के बाहर में आपको एक ऐसा आइसल्स दिखेगा जहां पर ये कुछ 4-5 देश हैं। ये यूरोपियन यूनियन का अब सदस्य नहीं है, एग्जिट हो चुका है, ब्रेक्जिट हो चुका है, ठीक है ना। जब यूरोपियन यूनियन छोड़ा उसे ब्रेक्जिट कहा गया। अच्छा, ब्रिटेन में यहां पर ब्रिटिश आइसल्स में आपको इंग्लैंड दिखेगा, वेल्स दिखेगा, स्कॉटलैंड दिखेगा, इधर आयरलैंड दिखेगा। अगर हम लोग केवल इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड का मतलब ये केवल इतना दूरी की बात हुई। अगर हम लोग इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स की बात करेंगे तो इसकी बात हुई, स्कॉटलैंड की बात की तो इसकी बात हुई। अगर हम ये तीनों देशों की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर इतने सबकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें आयरलैंड का ये नॉर्दर्न वाला हिस्सा भी अगर ऐड कर दिया जाए, तो नॉर्दर्न आयरलैंड भी अगर इसमें जुड़ जाता है ब्रिटेन में, तब मतलब हम लोग यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं।
यानी यूके की बात कर रहे हैं। ये आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये अलग है देश, ठीक है ना, ये अपने आप में अलग है, ये इसमें नहीं जुड़ा है, लेकिन पूरा का पूरा मिलकर के ब्रिटिश आइसल्स कहलाता है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो ये जो है ना, यूके की गवर्नमेंट, ग्रेट ब्रिटेन की गवर्नमेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट, ये सभी एक ही है, इसके एक ही प्रधानमंत्री होते हैं जो कि हैं ऋषि सुनक। क्लियर। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कहिए, चाहे ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहिए, चाहे लंदन का कहिए। ओके, आगे। हाल ही में किसने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों को लेकर के पहली एक ग्लोबल संगोष्ठी का अनावरण किया हुआ है। यहां पर देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू जी आपको दिख रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने इस समिट की या कहें कि इस समारोह की अध्यक्षता की हुई है। ये नई दिल्ली के पूसा में आयोजित किया गया था। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में 26 पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार भी दिए गए किसानों को और किसानों से जुड़े संगठनों को। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने प्लांट अथॉरिटी भवन का भी उद्घाटन किया है और एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो पौधों की किस्मों का रजिस्ट्रेशन कराएगा। मतलब आपने कोई नया पौधा ढूंढा, उसको आप चाहते हो रजिस्टर करवा दो अपने नाम से, ठीक है, तो जाकर के आप इस पोर्टल पर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो सकेगा। ठीक है, चलो, तो पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब पिछले दिनों में द्रौपदी मुर्मू जी क्यों क्यों चर्चे में रही थी, इनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। अगर आपको याद हो तो द्रौपदी मुर्मू जी अभी भोपाल गई हुई थी, वहां पर उन्मेषा और उत्कर्ष नाम से उत्सवों का इन्होंने उद्घाटन किया था। उन्मेषा और उत्कर्ष नाम से, ये दोनों याद रखिएगा। सूरीनाम गई हुई थी, सूरीनाम में वहां पर इनको सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो इससे सम्मानित किया गया है इनको। नरेंद्र मोदी जी जब गए थे, कई जगहों पर गए थे और उनको कई जगहों से अवार्ड मिले। जैसे जैसे जापान से जब वो लौट करके आ रहे थे पापुआ न्यू गिनी में, तो पापुआ न्यू गिनी के द्वारा इनको दिया गया सबसे बड़ा वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके बाद फ्रांस गए थे, फ्रांस में वहां का सबसे बड़ा सम्मान पाए। इसके बाद मिस्र आए थे, मिस्र में ऑर्डर ऑफ नाइल पाए। ठीक है ना। वैसे प्रधानमंत्री को मिले अवार्ड्स पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, यहाँ पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा। 2014 से आज तक जितने भी अवार्ड पाए हैं वो सबकी वहां पर लिस्ट है। ठीक है। अभी कस्तूरी रे ने एक पुस्तक लिखी द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। आपको अगर पता हो, रायसीना हिल्स जो है ना, ये राष्ट्रपति भवन को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन का एड्रेस है रायसीना हिल, दिल्ली के रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं, तो फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, इनका क्या यात्रा रहा उस ट्राइबल क्षेत्र से राष्ट्रपति भवन तक का, वो इस पुस्तक में लिखा है। किसने? कस्तूरी रे ने। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी के ऊपर लिखा गया पुस्तक है। ऐसे ही एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, वो भी कई एग्जाम ऑलरेडी पूछ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, वो भी याद रखिएगा। इसके बाद भरोसा मोबाइल ऐप अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया था महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। क्लियर है ना। द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, इनका नाम कहाँ गया, ये रहा। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये झारखंड की गवर्नर थी पहले, झारखंड की गवर्नर थी और उसके बाद ये राष्ट्रपति बनी है। किस नंबर की राष्ट्रपति हैं ये? 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। लीबिया में कौन सा तूफान आया जिससे 5,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई? देखिए दोस्तों, कल ये एक स्तब्ध करने वाली एक घटना रही। अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस प्रकार से, जितनी तेजी से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली अभी और संख्या बढ़ेगी। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, 5,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ये बहुत भयानक तूफान था। तूफान उतना भयानक नहीं था एक्चुअली में, अगर वहां देखा जाए तो। तूफान का नाम है डेनियल। ठीक है। तूफान तो नॉर्मल था, लेकिन लीबिया जैसा जो देश है ना, वो क्योंकि पहले तानाशाहों से वो लगा रहता था। आपने गद्दाफी का नाम जरूर सुना ही होगा कहानियों के शो में, गद्दाफी यहीं का था। ठीक है। तो उसने कभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करवाए। यहां पर जो जो तूफान आया है, तूफान के बाद दो बड़े डैम थे, वो दो बड़े डैम वो झेल नहीं पाए तूफान को और वो टूट गए, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई, पूरा पानी भर गया और 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। अभी 5,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डरना शहर के पास दो डैम में ये बाढ़ आने की वजह से हुआ था। फिलहाल लीबिया आया है, तो लीबिया के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिपोली इसकी राजधानी होती है, मुद्रा होती है लीबिया दिनार। राष्ट्र अध्यक्ष इसके हैं मोहम्मद अल मेन्फी। लीबिया अगर आप देखोगे तो अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट है ना,
जिसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, इसमें आपको यहाँ इजिप्ट दिखेगा, मिस्र दिखेगा, मिस्र के बगल में ही आपको लीबिया दिख जाएगा और इधर दिखेगा अल्जीरिया। लीबिया को आप ऐसे भी यहाँ पर भी देख सकते हो। इसकी राजधानी यहाँ पर त्रिपोली में है। क्लियर है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बास्केटबॉल का फीबा विश्व कप 2023 किसने जीता? तो फीबा या कहें FIBA वर्ल्ड कप जो है इसको जीत लिया है दोस्तों जर्मनी ने। जर्मनी ने सर्बिया को हरा दिया है बास्केटबॉल के वर्ल्ड कप में और ये FIBA का वर्ल्ड कप जीत चुका है। जर्मनी की ये टीम रही। ये फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। पहली बार देखिए ये कितने ज्यादा देशों में आयोजित हुआ था। ये फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ठीक है ना, ये एशियाई देश हैं सभी। तो यहाँ पर आयोजित हुआ था और जर्मनी जो है ये खिताब जीत करके ले गया। जर्मनी पहली बार ये खिताब जीता था। 83-77 से इन्होंने हराया है सर्बिया को। कनाडा जो है ये ब्रॉन्ज मेडल पर था, यानी तीसरे स्थान पर था, दूसरे पर सर्बिया था। 19वां संस्करण था, 25 से 10 सितंबर के बीच में ये खेला गया। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, स्थापना इसकी जिनेवा में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका मीस में है। हालांकि दोनों ही स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है, लेकिन स्थापना ये जिनेवा में हुआ था और इसका मीस स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। शेख सऊद अल अली तियानी जो है ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, यहाँ ये तो हो गया जर्मनी की बात। जर्मनी ने इसको जीता। जर्मनी ने ही, मैंने आपको बताया है, हॉकी विश्व कप भी जीता है। हॉकी विश्व कप भी इस बार का जीता है, ठीक है ना। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने ही जीता है, बेल्जियम को हरा करके। भारत में आयोजन हुआ था, याद रखना। जर्मनी से मैंने आपको बताया था कि जर्मनी जो है ना, जर्मनी इसी ने पहली दुनिया की हाइड्रोजन ट्रेन चलाई हुई है। दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चाइना ने चलाई है। चाइना चूंकि अब एशिया में है तो वो एशिया का पहला बन गया है, क्योंकि जर्मनी एशिया में है नहीं। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इसने चलाई, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई चीन ने, ठीक है। चलो, तो ये FIBA विश्व कप हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती? तो इसको जीत लिया है दोस्तों महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने अभी कर्नाटका को हरा करके 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीत ली है। ये व्हील चेयर पर खेली गई रग्बी टूर्नामेंट था। व्हील चेयर पर ही आपको सब दिख रहे हैं सभी खिलाड़ी। तो ये रग्बी टूर्नामेंट था, व्हील चेयर के खिलाड़ी थे व्हील चेयर पर, और इसको जीत लिया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 31-10 के स्कोर से हराया। पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित किया गया था 10 और 11 सितंबर को। बिहार, हरियाणा को हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक, अब महाराष्ट्र ने इसे जीता है, तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। आप यहां पर देखोगे किन किन वजहों से पिछले दिनों में महाराष्ट्र चर्चे में था। जैसे जैसे अभी भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना इन्होंने शुरू किया। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग में ये शीर्ष पर रहा था कि सबसे स्वस्थ राजकोष कहाँ का है, कौन सा राज्य है जो डूबा नहीं है ज्यादा लोन में। कैंसर से जुड़ी मौतों में दूसरे स्थान पर है, फर्स्ट पर कौन है? यूपी। रतन टाटा जी को इन्होंने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया। मैंने आपको बताया था कि असम वैभव रत्न असम के द्वारा दिया गया था पिछली साल, और इस बार देखो इनको रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ रतन टाटा जी अभी ऑस्ट्रेलिया में भी सम्मानित किए गए थे। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में ये सेकंड पर रहा था। फर्स्ट पे कौन रहा? फर्स्ट पर रहा तमिलनाडु, ठीक है ना। ये जरूर याद रखना, नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट है ये निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। और कई एग्जाम वाले तो सिलेबस में ही दे दिए रहते हैं नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, क्योंकि नीति आयोग कई प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है जिसमें निर्यात तैयारी सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर तमिलनाडु है, सेकंड पर है महाराष्ट्र। कैदियों को वीडियो कॉल की अनुमति इन्होंने शुरू किया। कैदियों को 50,000 रुपए तक का लोन की भी व्यवस्था इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, महाराष्ट्र ने ही। अजीत पवार यहाँ के अभी दूसरे उप मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है, याद हो अगर आपको, एनसीपी पार्टी के अजीत पवार को इनको उप मुख्यमंत्री की पद दे करके ले लिया गया इधर, ठीक है ना। इसके अलावा जो एक और मुख्यमंत्री पहले से थे वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री इनके कौन है बताइए? एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये महाराष्ट्र की बात रही। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नैसकॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नैसकॉम ने अभी वाइस चेयरमैन अपना नियुक्त किया है। किसे? सिंधु गंगाधरन जी को। सिंधु गंगाधरन आपको यहां पर दिख जाएंगी। ये नैसकॉम की बन गई हैं नई वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही चेयरपर्सन नियुक्त किया था नैसकॉम ने ही। मैंने आपको बताया था ना कि राजेश नाम्बियार जो है वो नए चेयरमैन अभी बनाए गए, और नैसकॉम ने उपाध्यक्ष बना दिया सिंधु गंगाधरन को। ये सैप लैब्स इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर है।
मैंने आपको बताया भी था कि नेस्कॉम जो है वो हर एक साल मतलब हर साल जो है वो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नियुक्त करता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी या संस्थाओं के एमडी और सीईओ रहते हैं उनको ही नियुक्त कर लेता है। मतलब वहां भी आप कम करते रहो, यहाँ पर भी आप अध्यक्षता संभालो, ठीक है। ये उस प्रकार से नहीं है कि आप जहां काम कर रहे हो उसको छोड़ दो उसके बाद आकर के हमारी कंपनी ज्वाइन करो, ऐसी वाली नियुक्ति नहीं होती है। नेस्कॉम बेसिकली एक है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनीज का एक ग्रुप समझ लो, एक संगठन समझ लो। उसके लिए अध्यक्षता इसीलिए बारी बारी ये करके सबको देते हैं। पिछली बार माइक्रोसॉफ्ट के जो थे अनंत माहेश्वरी, ये बनाए गए थे, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अनंत माहेश्वरी, इनको पिछली बार नियुक्त किया गया था, अब की बार नाम्बियार को नियुक्त किया गया है ना। चलिए, नाइस्कॉम की स्थापना 1988 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नोएडा और दिल्ली दोनों में है। अभी पिछले दिनों में कुछ नियुक्तियां हुई थी, इनको भी रिकॉल कर लो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो नेस्कॉम का तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये तो हो ही गया। संदीप बख्शी को अभी पुनः एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सोनाली घोष ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली महिला फील्ड निदेशक अभी नियुक्त की गई हैं। इसके अलावा किरण मनी को अभी वाईकॉम 80 ने अपना डिजिटल विभाग का सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं और अमित झिंगरन को एसबीआई लाइफ ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। क्लियर है ना साथियों। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आया करे ना तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो। आप लोग कमेंट करोगे ना तो वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी। यूट्यूब कहता है कि वीडियो में ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगी तो हम ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि ये कंटेंट जो है और लोगों तक पहुंचे, चैनल ग्रो हो, यहाँ पर कॉन्फिडेंस और बढ़े मेरा, तो आप लोग इस चीज़ को कर दिया करो, ठीक है। शेयर तो करोगे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक कमेंट ही कर दिया करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जीएस सफलता की बात करते हैं। अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का, एक बार ही सिंगल बार सोच रहे हो कि एक बार पढ़ें उसके बाद हमें जीएस की झंझट खत्म हो जाए, जीएस को कभी और ना पढ़ना पड़े, तो आप जीएस सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो। जीएस सफलता बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सब कुछ। और तो और हमारी ई बुक भी इसमें फ्री दी जाती है। इकलौता ऐसा बैच है जिसमें ई बुक फ्री दी जा रही है, ठीक है, और किसी बैच में ई बुक फ्री नहीं दी जा रही है। आप इस जीएस सफलता बैच को जाकर के एमजीटी ऐप पर से ले सकते हो। आपको कूपन कोड यूज करना है GS20, 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। एमजीटी ऐप पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई बुक वगैरह आप जानते ही हो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता किस खिलाड़ी पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगाया गया? तो दोस्तों 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है सिमोना हालेप और इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है डोपिंग के मामले को लेकर के। डोपिंग में ये फंस गई हैं सिमोना हालेप, ये दिख रही हैं। ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। एक बार तो 2018 में इन्होंने जीता था, 2018 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और उसके बाद 2019 में इन्होंने विंबलडन ओपन जीता था, विंबलडन ओपन जीता था, ठीक है ना। तो ये 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, रोमानिया की खिलाड़ी हैं और इनको डोपिंग के आरोप में 4 साल के लिए बैन लगाया गया है। बात यह हुई कि पिछले साल जब यूएस ओपन चल रहा था तो इनके सैंपल्स में, क्योंकि सैंपल लिए जाते हैं, तो सैंपल्स में रोक्साडस्टेस्ट नाम का एक केमिकल पदार्थ पाया गया। देखो डोपिंग होता क्या है, फिर से बता दे रहा हूं आपको। डोपिंग एक ऐसा पदार्थ का यूज करना हुआ जिससे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है, ठीक है। तो खिलाड़ी इसको करते हैं यूज, वो कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से आए, ठीक है। एथलीट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को, लेकिन ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये इन्होंने भी यूज कर लिया है। तो ITIA यानी इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने इनको पकड़ लिया और इनको 4 साल के लिए धर दिया। अच्छा, इनके पास अभी मौका है, लेकिन एक और जगह है, उसके ऊपर विभाग है, वहां पर ये क्लेम करेंगे। अगर हो सकता है इनका कुछ या तो कम कर दिया जाए या तो फिर इनका बैन हटा दिया जाए, नहीं तो अक्टूबर 2026 तक के लिए तो भैया गई, ये अक्टूबर 2026 तक गई। 2019 में जीती थी पिछला, मतलब समझ लो 7-8 साल का गैप रहेगा, यानी कैरियर तो चल गया इनका। चलो फिलहाल ये तो ग्रैंड स्लैम की बात रही, तो ग्रैंड स्लैम आपका एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। सभी ग्रैंड स्लैम विजेताओं को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का किसने जीता है? मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखो पुरुष एकल तो आपको याद ही नहीं करना है, पुरुष एकल में 3 तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, केवल एक कार्लोस अल्कराज आपको ध्यान में रखना है, स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। आपको महिला एकल ही याद रखना है, ठीक है। तो विमेन सिंगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है अरीना सेबलंका ने, यही यहां पर उप विजेता रही थी, यानी कि ये फाइनल हार गई थी यूएस ओपन में।
फ्रेंच ओपन को इगा स्वितेक ने जीता है, पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन को जीता मार्गेटा वोंद्रोसोवा ने, चेक गणराज्य की हैं। यूएस ओपन को जीता कोको गॉफ ने, पहला इनका ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, ये मैं आपको तब तक याद करवाता रहूंगा जब तक आप इसको रट न डालो अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब जीता? तो दोस्तों किरण जॉर्ज ये भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है, यानी गोल्ड मेडल इसमें जीत लिया है। ये आपको दिख रहे हैं किरण जॉर्ज। ये रहने वाले हैं कोच्चि केरल के। कोच्चि केरल में इनका जन्म हुआ था और ये दीपिका पादुकोण के जो पापा है ना, उनकी जो अकादमी है उसी में ये कोचिंग लेते हैं। ठीक है, प्रकाश पादुकोण की बैडमिंटन अकादमी में ये लेते हैं ट्रेनिंग, और ये अभी इनका ओवरऑल रैंकिंग है इनकी 50वीं दुनिया भर में। ये जीत गए हैं इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स, जो कि हुआ था उत्तरी सुमात्रा द्वीप में, इंडोनेशिया में। किसको हराया इन्होंने? जापान के कू ताकाहाशी को इन्होंने हराया है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो देखो यहां पर उच्चायुक्त आपको लिखा मिल रहा है, क्यों? क्योंकि बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, और मैंने आपको बताया है ना, अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज है कोई, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में उच्चायोग होता है और उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा जहां होते हैं वहां राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, वहां एम्बेसी होती है, दूतावास होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं गोपाल बागले। नाम तो आपको सुना सुना लग रहा होगा, अरे तिरंगा पिक्चर वाला नहीं, इंस्पेक्टर बागले नहीं, गोपाल बागले जो श्रीलंका में नियुक्त किए गए थे। याद होगा ना, डॉर्नियर विमान जब दिया गया था तो गोपाल बागले आए थे, बताया था मैंने आपको। तो वो गोपाल बागले यही हैं, इनको अब ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। एक और नियुक्ति की गई है मदन लाल रैगर को। मदन लाल रैगर को इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखो यही है, इनको राजदूत नियुक्त किया गया, क्यों? क्योंकि ये कांगो गणराज्य में नियुक्त किए गए हैं, कांगो गणराज्य में नियुक्त किए गए हैं, है ना, कांगो गणराज्य में ही राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलो अब बाकी अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा। आप यहां पर देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ये वेबसाइट है, यहां पर इन्होंने दे रखा है श्री गोपाल बागले जी अपॉइंटेड नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गोपाल बागले वहां पर दिख रहे हैं, 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो मदन लाल रैगर कांगो गणराज्य में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अब पिछले दिनों में कौन कौन से राजदूत नियुक्त किए हैं, इनको भी रिवाइज कर लो। मृदुल कुमार, इनको लिंक टेस्टिन का नियुक्त किया गया है राजदूत। सुमित सेठ को नियुक्त किया गया निकारागुआ में। विदु सपकाल को नियुक्त किया गया बोलीविया में। इरशाद अहमद को सीरिया में। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में। दीपक मिगलानी को साओ टोम और प्रिंसिपे में। नामांग्या खम्पा को सोमालिया में। इसके अलावा संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में। दो और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनकी नियुक्ति अभी तो नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ये बड़े देश हैं और ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। पवन कपूर ये रूस में भारत के राजदूत हैं। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उस्ताद अली जैकी हैदर का निधन हो गया। इनका संबंध निम्न में से किससे था? सीजीएल की जो लोग तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की जो लोग तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो। सीजीएल और सीएचएसएल वाले ना यही सब पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि बताओ ये संतूर वादक कौन थे, गिटार वादक कौन थे, बांसुरी वादक कौन थे, बीड़ा वादक कौन थे। फिलहाल ये उस्ताद अली जैकी हैदर जो हैं ये बीड़ा वादक थे। बीड़ा वादक ठीक से नहीं कहेंगे, रुद्र बीड़ा वादक थे, रुद्र बीड़ा वादक थे। ठीक है ना, रुद्र बीड़ा ये बजाया करते थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। ये असद अली खान के शिष्य थे, उस्ताद असद अली खान के शिष्य। अच्छा, एक चीज और दुख की बात ये हुई ना कि उस्ताद अली जैकी हैदर जिनका निधन हुआ है ना, ये अपने घराने के सबसे लास्ट वाले बच्चे हुए थे। इनके बाद इनके बेटे वगैरह पता नहीं थे कि नहीं, या फिर वो सीखना नहीं चाहे वो लोग। इनके बाद कोई और है नहीं इनके घराने का जो इनका ये कंटिन्यू कर सके आगे। ठीक है, ये रुद्र वीणा का के अंतिम प्रतिपादक थे और अब इसी के साथ रुद्र वीणा का अंत होता नजर आ रहा है। तो जयपुर बीनकर घराने के ये खंडर बानी शैली के थे, यही पूछा जाएगा। ठीक है, कहां से थे? जयपुर बीनकर घराने से थे। ठीक है, ये घराना वगैरह सीजीएल में बहुत पूछा जाता है, और सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल वालों के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अली जैकी हैदर ध्रुपद जो है ये जयपुर बीरन घराने के थे। रुद्र बीड़ा क्या होता है? रुद्र बीड़ा एक
प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हिंदुस्तानी संगीत के रूप में माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के नाम पर इसके नाम पर रुद्र रखा गया है और इसे शिव की वीणा भी कहते हैं। दो इसके प्रति थ्योरी दी जाती है। एक तो थ्योरी ये दी जाती है कि इसको शुरुआत में भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, इसलिए इसे रुद्र वीणा कहते हैं, उनके लिए बनाया था। एक दूसरी थ्योरी है जो कहती है कि रावण जो था, रावण जो है ये भगवान शिव का परम भक्त था और इसने इसको वीणा को डेवलप कराया था, इसको ये बजाया करता था, इसलिए रुद्र वीणा इसे कहते हैं। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसे शिव की वीणा या रुद्र वीणा कहते हैं। और इसके अंतिम प्रतिपादक ये थे प्रसिद्ध प्रतिपादक उस्ताद अली जैकी हैदर, इनका निधन हो गया है। क्लियर? तो अब लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा। क्या एक्सप्लेनेशन दूं? आप वन लाइनर के रूप में याद रख लो कि रोहित शर्मा 10,000 रन बनाने वाले ये छठे भारतीय बन गए हैं। ठीक है ना? इसमें और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस वन लाइनर के रूप में आप ध्यान रख लो कि ये दूसरे सबसे तेज बने हैं और ओवरऑल छठे भारतीय बने हैं। इनसे पहले भी और भी कई जो हैं वो बना चुके हैं, 10,000 रन कंप्लीट कर चुके हैं रोहित शर्मा। तो दूसरे सबसे तेज यानी विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा दूसरे सबसे तेज बने हैं खिलाड़ी 10,000 रन बनाने वाले। अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बने हैं। तो ये तो थे आज के दिन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप भी अपना है, उसको ज्वाइन कीजिए। जो लाइव क्लास हो रही है ना डेली, उसकी पीडीएफ यहीं पर भेजी जाएगी, टेलीग्राम पर भेजी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल ही रहता है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहीं पर आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह भेजी जाएगी। ठीक है? कल का क्वेश्चन की बात करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पूछा था? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो साहित्य में नहीं दिया जाता है। भारत में ऑटोमोटिव उद्योग के पूरे विश्व में किस स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन ऑफ द डे शायद यहाँ पर नहीं दिया गया, वही पुराना वाला रिपीट हो गया। मैं यहाँ पर पेज लगा दूंगा अपने सामने, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दो। पहला आप क्वेश्चन बता दो, ओडिया टीवी के द्वारा जो पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च की गई भारत की, उसका नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन कि बताइए गिग वर्कर बिल पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और इनका आंसर कीजिएगा। और फिलहाल वीडियो कैसी लगी आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।